बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का सारा फोकस तो अडयाला जेल से 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का एक मर्तबा फिर मुअख्खर होना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी हैरान कुन खबरें आई हैं। जब तफसील आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये खास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो आज बड़ा खड़ाक किया है, आईनी बेंच के जजेस को भी उन्होंने एक तरह का कटहरे के अंदर खड़ा कर दिया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। और फौजी अदालतों के अंदर जो सिविलियंस का ट्रायल हुआ और फिर उनको सजाएं सुनाई गई हैं, उस पर आज जजेस ने भरपूर किस्म के न सिर्फ सवालात खड़े किए हैं, बल्कि बड़ी मुश्किल के अंदर जो है वो आप समझें डाल दिया है और सबूतों का सारा कच्चा चट्टा खुल गया है। शेर अफजल मरवत, आपको इल्म है, पिछले कुछ दिनों से तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े ज़ेर बहस है और उनको एक शोकाज नोटिस जारी किया गया और इस शोकाज नोटिस के अंदर उनको क्या कहा गया है और उस पर अब उन्होंने क्या रद्द अमल दिया है, वो पहले आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर जो दोस्त देख रहे हैं वो पेज को लाजमी जो है वो शेयर भी करें, वीडियोस को, और फॉलो भी कर लें। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत, आपको इल्म है, वो बड़े मकबूल आदमी हैं। इलेक्शन से पहले उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, तहरीक इंसाफ को उनका बड़ा फायदा हुआ। लेकिन फिर जिस तरह तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों को टारगेट करके खास तौर पर जो आम ओहदेदार हैं उनको तनकीद का निशाना बनाना, इस पर इमरान खान पहले भी उनको 2 मरतबा रोक चुके हैं। उन्होंने वादा भी किया, कुछ दिन खामोशी भी की, लेकिन थोड़े अरसे के बाद वो फिर इसी तरह जो है वो इजहार ख्याल करते हैं, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर अब उनको पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। खास तौर पर जब गोली क्यों चली पर सारा फोकस था और फिर 26 नवंबर को जिस तरह उनकी एहतजाज के अंदर एंट्री हुई और एंट्री के बाद वो जिस तरह वहां से गायब हुए, उसके पीछे भी बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं। बहरहाल अब उनको पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने शमीम नकवी साहब ने एक शोकाज नोटिस जारी किया है। ये शोकाज नोटिस दरअसल गुज़श्ता रोज इमरान खान के सामने कुछ चीजें उनकी मालूमात में लाई गई थी और उनकी हदायत की रोशनी के अंदर ये बुनियादी तौर पर जो है वो शोकाज नोटिस उनको जारी किया गया है, जिसके अंदर उनसे कहा गया है कि आपने जो है वो पार्टी वायोलेशन की है, सेक्रेटरी जनरल पर तनकीद की। आप चूंकि मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं है तो आपको इस मामले का चूंकि इल्म नहीं है तो आपको इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। आप पार्टी जो पॉलिसी है उसको मुसलसल वायोलेट कर रहे हैं और आपको किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है वो आपको प्रेजेंट नहीं करना चाहिए तहरीक इंसाफ को, और इस नोटिस का आप जो है वो जवाब दें। ये इमरान खान यानी फाउंडिंग चेयरमैन, उनकी इंस्ट्रक्शन पर आपको नोटिस जारी किया जा रहा है कि बार बार आप क्यों पार्टी पॉलिसी जो है उसके खिलाफ चल रहे हैं, वायोलेट कर रहे हैं। शो काज नोटिस फॉर वायोलेशन ऑफ पार्टी डिसिप्लिन, इसी उन्वान के साथ उनको 12 तारीख कल जो है वो शो काज नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। अच्छा, अब फैसला जो है वो जज साहब ने नहीं सुनाया, वो 17 को भी शायद ना सुनाए, इसी तरह के खदशात हैं। चूंकि बैक डोर के अंदर अब 20 जनवरी से पहले कुछ चीजें इमरान खान से शायद जो है वो तय करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इमरान खान डटा हुआ है। अब एस्टेब्लिशमेंट समझती है हमारी भी बेइज्जती है, कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालने की जो है वो कोशिशें हो रही हैं। अब वो कोशिशें कितनी कारगर साबित होती हैं, पहले की तरह या फिर जो है वो जैसे चल रहा है वैसा ही चलेगा, ये सारी चीज जो है वो चलेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना, वो वैसे शायद असलम साहब जर्नलिस्ट हैं, आजकल अमेरिका में है, तो उन्होंने एक बात बड़ी आम की है। ये यानी इस पहली मर्तबा जो इमरान रियाज ने कहा था ना कि आपको टक्कर के लोग मिले हैं, तो उसी उन्होंने कहा कि सिस्टम का पाला पहली बार किसी मजबूत असाब के बंदे से पड़ा तो पूरा निजाम ही ढेर हो गया। चाहे अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस हो, खुफिया एजेंसियां हो, जो पार्लियामेंट, सब बुरी तरह एक्सपोज हो गया। पहले वाले थोड़ी सख्ती के बाद डील करते थे और लंदन या जद्दा निकल जाते थे और कारोबार भी बचाना मकसद होता था। अब ऐसे बंदे से पाला पड़ा है, ना कारोबार है उसका, ना कोई फैक्ट्री है, तमाम तर सख्तियों के बावजूद लंदन या जद्दा समेत किसी भी मुल्क जाने से साफ इनकार कर रहा है। कुछ अरसा चुप रहने से भी साफ इनकार। अब एस्टैब्लिशमेंट करे भी तो करे क्या, क्योंकि तमाम तर हरबों के बावजूद पाकिस्तानियों की अक्सरियत कैदी नंबर 804 की बहादुरी की वजह से उसके साथ खड़ी है। तो ये असल मामला है, जितना भी दरअसल यही चीज है। लेकिन ये जो केस है ये इतना कमजोर है कि इसके ऊपर
जो है वो जज कोई भी मेरिट के मुताबिक सजा सुना ही नहीं सकता। ये वैसे ही टाउट जो है वो उनकी खबर बाउंस हुई है, अचानक कोई क्या डेवलपमेंट हुई है वो अपनी जगह है। लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना कि जज साहब आए, वो 2 घंटे इंतजार किया, उन्होंने नोटिस बुलाया और वो आए नहीं, ये गलत बयानी है। चूंकि पूरा कल अखबारात के अंदर भी ये खबर छपी थी, टेलीविजन चैनल पर भी, कि 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, तो जज साहब फैसला सुनाने से पहले ही वो वहां से निकले हैं। अच्छा, अब जो आज बहुत ही बड़ी मैं समझता हूँ ये खबर है, और इस खबर का ताल्लुक आईनी बेंच से है। आईनी बेंच ने जो आज सवाल उठाया है, ये सवाल बड़ा ही आम है, जिसके अंदर जो वजारत दिफा के वकील हैं कि भाई आपने फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल किया, आप कहते हैं हमें आईनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है, इन्होंने जुर्म इतना बड़ा किया, इन्होंने फौजी इंस्टॉलेशन पे हमला किया, वो सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन ये बताएं कि आपके पास सबूत क्या थे, क्या ट्रायल आपने किया है, किस तरीके से किया है, जरा कोई एक केस तो हमारे सामने लाए। अब इस पर अगरचे जो आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनकी आपको इल्म है कारकर्दगी बड़ी है, खिदमात ही बड़ी हैं काजी फायद ईसा के बाद, तो अब उन्होंने रेस्क्यू किया। लेकिन यहाँ पे जजेस ने सवालात उठाए हैं, ये सवालात ही डिटरमिन कर रहे हैं कि आगे फैसला क्या आएगा। तो लिहाजा ये भी हो सकता है कि फैसला फौजी अदालतों के खिलाफ आए, ये तवक्को है, कम तवक्को है, लेकिन फिर भी जमीर जागने में ताखीर, जितना प्रेशर है इस वक्त, पब्लिक प्रेशर भी है, और अब एक यानी अब देखें ना, अदलिया जितनी बेतौकीर, इससे बड़ी बेतौकीरी क्या है कि जज साहब आते हैं, 3 मरतबा आए हैं और फैसला नहीं सुना सके। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने जो सवालात आज उठाया ना, उन्होंने कहा देखना चाहते हैं क्या मुल्जमान को अपने दिफा में गवाहान पेश करने दिए गए या नहीं, पेश करदा शवाहिद का मयार भी देखना चाहते हैं जस्टिस हसन अजहर रिजवी। ये इन्होंने आज बड़ा जबरदस्त तरीके से ये घेरा हुआ है इस फौजी अदालतों के मामले को। तमाम मुकदमात तो नहीं, एक केस का रिकॉर्ड अदालत को दिखा सकते हैं, ताहम अदालत शवाहिद का मेरिट पर जायजा नहीं ले सकती। वकील ख्वाजा हारत, हम किसी से जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन अदालत जायजा लेने का इख्तियार रखती है। आर्मी एक्ट की कुछ दफात में अगस्त 2023 को तरमीम की गई, क्या बाद में की गई तरमीम को 9 मई वाकयात पर लागू किया जा सकता है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी, अब इन्होंने घेर लिया है, मैं समझता हूं जो गर्दन है उससे वजारत दिफा के वकील को जो है वो, चूंकि लाहौर जो कोर कमांडर हाउस था वो पहले शामिल नहीं था उसके अंदर, अब बाद में इसको दफ्तर डिक्लेयर किया गया है। अगर जरूरत हुई तो अदालत आपसे रिकॉर्ड मांग लेगी। सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी है जिस पर असरअंदाज नहीं होना चाहते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रेस्क्यू किया है जी। बेंच सरबराह से माजरत के साथ, अब मोहम्मद अली मदर साहब भी बोले हैं, बेंच सरबराह से माजरत के साथ मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों का जायजा लेना जरूरी है। अब इन्होंने भी कहा है जज साहब नहीं, पतली गली से ना निकले, मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों का जायजा लेना जरूरी है। जाब्ता फौजदारी में भी लिखा तो सब है, लेकिन कानून के मुताबिक ट्रायल ना होने पर ही अपील होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मदहर। अब दूसरी तरफ जो है वो फिर फौजी अदालतों के हालिया फैसलों में शवाहिद के मयार का जायजा लेना चाहते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, तमाम 105 नहीं, एक केस का रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, जरूरत हुई तो रिकॉर्ड मांग लेंगे। अमीनुद्दीन, बेंच सरबराह से माजरत के साथ रिकॉर्ड देखना जरूरी है। ये जज साहब जो है, तो आज मैं समझता हूं वो जरा रिकॉर्ड दिखाएं, देखें, और फिर जो है वो सारा मामला हो। फिर आज फौजी अदालत के अंदर, इसके अंदर जो है वो आईनी बेंच में एक और बड़ी आम हुआ है। उन्होंने कहा कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही, क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस पर भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखिल, परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम दिए गए थे, संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद जजेस के नाम निकाल दिए गए। जस्टिस मोहम्मद अली मदर, फौजी अदालतों के हालिया फैसलों में ये बात हो गई। बेंच सरबराह से माजरत के साथ रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के दौरान आज जस्टिस मुसर्रत अली तालवी ने सवाल किया कि अगर कोई आला रैंक का फौजी अफसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या आर्मी एक्ट में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है? क्या ये अमल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म शुमार होगा? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ये अमल गद्दारी के जुमरे में आता है। मुख्तलिफ अदवार में फौजी सरबराहान ने आइन मुअत्तल किया या मार्शल लॉ नाफज किया, कितनों का कोर्ट मार्शल हुआ, कितनों को आइन शिकने पर सजा हुई। तो ये बड़े आम सवालात हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ सिविलियन ही गद्दार है, फौजी जो है वो आइन तोड़ने वाला क्या गद्दार नहीं होता? और
اس کے تحت اس کے خلاف کیوں کاروائی نہیں ہوتی بھائی؟ یعنی یہ تو آپ کہہ دیا نا آئین کے تحت اور یہ ساری چیزیں، وہ تو ویسے ہی تکڑے لوگ ہیں اوپر چھا جاتے ہیں، تو اس پر کیوں؟ اور اب بھی جو کچھ اب بھی ہو رہا ہے یہ مارشل لا سے بھی اوپر ہو رہا ہے، تو یہ چیز بھی سوالات جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن آج سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جسٹس منصور علی شاہ، ان کی عدالت کے اندر انہوں نے ایک نیا کٹا کھولا ہے اور انہوں نے تو پورے جو آئینی بینچ ہے اس پر سوال اٹھا دیا ہے، اور جو بات انہوں نے کی ہے بنیادی طور پر یہ آرٹیکل 221A اس کی ذیلی شق 2 کی آئینی حیثیت کے بارے میں مقدمے کی سماعت کے دوران، یہ کسٹم ایکٹ ہے بنیادی طور پر، اس کا سیکشن 221A کی ذیلی شق 2 کی آئینی حیثیت کے بارے مقدمے کی سماعت ہے۔ اب دیکھیں ٹیکس کا کیس ہے لیکن اس کا بھی آئین سے لنک بنتا ہے، تو یہ بڑا ایک بلنڈر کیا ہے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کر کے، اس کے اندر اب آدھا کیس آئینی ہوتا ہے آدھا فوجداری ہوتا ہے، تو اس کے اندر کوئی نقطہ سمجھنا ہے تو پھر وہ آئینی بینچ کی طرف چلا جائے گا، تو یہ ریورس تو ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، یعنی اس کے اندر بڑے عام ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے کہا جی جسٹس منصور علی شاہ نے کی سربراہی میں آج یہ جو بینچ ہے اس میں جسٹس عائشہ ملک تھی، جسٹس عرفان سعادت انہوں نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس سید منصور علی شاہ نے آرٹیکل 191A کے ذریعے عدالتی دائرہ اختیار چھیننے پر سوالات اٹھائے۔ آرٹیکل 191A کے ذریعے عدالت سے دائرہ اختیار چھینا گیا ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس عدالت سے دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ سماعت کے آغاز پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ معاملہ آئین کی تشریح کا ہے اور موجودہ آئینی انتظام کے تحت اس بینچ کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم سے دائرہ اختیار کیسے واپس لیا جا سکتا ہے؟ یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے۔ اس عدالت کے اندر الگ بینچ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال انہوں نے کیا ہے۔ یہ عدلیہ کی آزادی اور اختیار کی شقوں سے متصادم ہے، ہم پہلے اس معاملے کو دیکھیں گے۔ یعنی اب یہ جو آئینی بینچ ہے یہ بن سکتا ہے، کیا حکومت یہ کر سکتی ہے؟ یہ حکومت کو اختیار بھی تھا یا نہیں تھا؟ یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ تو یہ انکم ٹیکس کے اس کیس کے اندر آرٹیکل جو آئین پاکستان کا 191 ہے اس کے تحت براہ راست اب یہ بینچ سماعت کر کے اس آئینی بینچ کو بھی اڑا سکتا ہے، اس آئینی ترمیم کو اڑا سکتا ہے، چونکہ یہ آئین کے خلاف ہے، یہ آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، یہ تقسیم اختیارات کے خلاف ہے، یہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ تو یہ ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی بڑی یہ خبر ہے جس کو اس پیرائے کے اندر آج جو ہے وہ میڈیا کے اندر اتنی پذیرائی نہیں ملی۔ یہ کہا گیا کہ یہ عدلیہ کی آزادی اور اختیار کی شقوں سے متصادم ہے، ہم پہلے اس معاملے کو دیکھیں گے، تو لہذا آئینی بینچ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا؟ کیا حکومت اس طرح کی ترمیم کر کے تقسیم کر سکتی ہے؟ یہ اب سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ عدالت کے استفسار پر کراچی رجسٹری سے ویڈیو لنک پر وکیل صلاح الدین نے کہا کہ عدالت سے دائرہ اختیار نہیں چھینا جا سکتا۔ مارشل لا دور میں بھی جب آئین معطل تھا تو عدالت سے اس طرح کے اقدامات کو قبول نہیں کیا اور عدالت کے متوازی بنائے گئے ٹریبیونلز کالعدم قرار دیے گئے۔ جب بھی معاملہ دائرہ اختیار کا ہو تو عدالت نے سخت مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدلیہ کی آزادی کا دفاع کیا ہے۔ وکلاء کی رضامندی سے سماعت 15 دن کے لیے ملتوی کی گئی ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے تاکید کی کہ وکلاء اس نقطے پر مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہوں۔ تو اصل جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج کی، وہ جسٹس منصور علی شاہ کا اس معاملے کو، اس بینچ کا ٹیک اپ کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے آئینی بینچ بنا دیا ہے اور سپریم کورٹ کو عملی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یہ تو جو عدلیہ اور یعنی آپ سمجھیں ایگزیکٹو ہے، مقرنہ ہے، ان کے جو اختیارات کی تقسیم ہے آئین پاکستان کے اندر، یہ تو اس کی روح کو آپ نے توڑ دیا اور یہ آپ کو اختیار ہے نہیں ہے۔ اس پر اب 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ بڑی عام یہ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔